हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं देवांश गौतम उड़ान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। गाइस, जैसा कि आज 17 अगस्त है, कल बाय मिस्टेक मुझसे 17 अगस्त बोला गया था तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज 17 अगस्त है और रेलवे ने अपना आज से एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छा से एग्ज़ाम देंगे। ये मेरी शुभकामनाएँ आप सभी को। और आप जब एग्ज़ाम दे कर आएंगे गाइस, तो जो भी क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट करके उड़ान कोचिंग में जाकर आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं गाइस। जो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस, किसी भी स्टैटिक जीके कोई भी क्वेश्चन हो गाइस, रेलवे का हो, आप भेज सकते हैं। सारे आप क्वेश्चन के आंसर जवाब प्राप्त कर सकते हैं गाइस। ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। आज आइए हम आपको फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए जो रेलवे में पूछे जा रहे हैं, और आप जब मुझे भेजेंगे उस समय जो भी क्वेश्चन होंगे तो उनसे भी संबंधित उसी टाइप से बना के और हम प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम चलता रहेगा आपका। तो आइए आज हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसी होगी कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ ज़्यादातर आपके इधर से होंगे, मिसलेनियस टाइप से। और आइए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। कहता है ए और बी मिलकर एक काम को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस, ए और बी एक काम को ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। आगे कहता है जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिन में पूरा कर सकता है। 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत होती है, और यदि आपसे कॉन्सेप्ट आता है तो बड़ा आसान हो जाता है। मेन होता है आपका कॉन्सेप्ट। आइए तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और जैसा मैं लिखूँगा इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको जो है तो इन चीज़ों से बचना होगा लिखने से। गाइस, आप कोशिश करिए कि कम से कम आपके वर्ड लिखने पड़े, यानी ऐसे आपको अप्रोच लेनी है कि आपका सलूशन भी आ जाए और ये वर्ड लिखना भी कम पड़े। आइए तो मैं लिखता हूँ ए 12 दिन में कर सकता है। ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी दोनों साथ में ही है। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कहते हैं जबकि बी अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। गैस, इन दोनों के एलसीएम आप ले लो तो वो पता चल जाएगा कि हमारे पास काम कितना है। गैस, जब तक आपके पास काम नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो काम का इन द सेंस कि इन दोनों का ऐसा एक मल्टीपल है जो दोनों ही उस नंबर को डिविजिबल करे, वही हमारा काम होगा। इन दोनों का मल्टीपल होगा तो कितना आ जाएगा गैस? 60। यानी मैं मान के चलता हूँ कि 60 वर्क रहा होगा जो दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं।
अब ये काम है गाइस, याद रखें ये क्या है, काम है, ये क्या है, डे है, ये क्या है गाइस, डेज है। क्या इनकी क्षमता पता है? नहीं। आप यदि इनकी क्षमता निकाल लें तो हम आसानी से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कहता है 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। साथ में कहता है 30 काम भी अकेला करता है 60 दिन, एक दिन में कितना करता होगा, 2। वैसे एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ए और बी साथ मिले हैं, यहाँ लिखा हुआ साथ नहीं, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अप्रोच वही कह रही है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में, यानी दोनों मिलकर 12 दिन में दोनों मिलकर 12 दिन में, यानी दोनों की क्षमता कुल मिला कितनी है, 5 है। और अब बी की अकेले की क्षमता कितनी है, 2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए की क्षमता कितनी होगी, तो 2 5 में से 3 घटा, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3। ये कैपेसिटी है गैस, कैपेसिटी है गैस। याद रखें कैपेसिटी जो है ये 3 है, ये क्या है, 3 है। किसकी है, ए की, अकेले की। अब वो यही क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता। काम कितना है गाइस, वही काम 60 है। और कितने, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। 60 काम कराना है, कितना टाइम लगेगा, 20 दिन। तो योर आंसर विल बी 20 डेज। क्या बात आप समझ पाए गाइस? आइए ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा था, पर योर करेक्ट आंसर 20 डेज। और ऑप्शन आपके दे सकता है 20, 15, 30, ऐसा कोई भी वो आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दे सकता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन एक और मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि आप हल करें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। कहता है 5 व्यक्ति एक काम का, क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 व्यक्ति एक काम का, 5 व्यक्ति एक काम का, 5 व्यक्ति एक काम का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में, आधे दिन में पूरा करते हैं, फिर आगे कहता है 6 व्यक्ति द्वारा कार्य का 1/40वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। गाइस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और पहले पॉज करेंगे वीडियो, इसके बाद सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। गाइस कहता है कि 5 व्यक्ति हैं, एक काम का 1/48वां, काम कितना मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि यदि आधे दिन में 48 काम हो रहे हैं, कह रहा है कि 1/48वां हिस्सा आधे दिन में पूरा करता है। मैं ये कहता हूँ कि यदि 48 टोटल वर्क रहा होगा, ध्यान रखेंगे इस टोटल वर्क हमें नहीं पता है, यदि हमें टोटल वर्क पता हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि टोटल 48 था, 48 का एक हिस्सा आधे दिन में पूरा करता है, तो मैं ये कहूँ कि पूरा है 1 दिन लगे तो कितने काम होगा। यानी ऐसे समझें कि 48 टोटल वर्क है, इसको अभी बस फोकस करेंगे। 48 टोटल वर्क है, 48 का एक काम आधे दिन में करता है, तो 1 दिन में वो पूरा कितना काम करेगा, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा, इस 2 क्वार्ट, यानी कितना काम करेगा, 2 यूनिट। क्या बात मेरी आप समझ पाए? फिर से आइए समझाता हूँ।
मैं कह रहा हूँ कि यदि टोटल काम कितना था, 48 काम था, 48 काम का एक हिस्सा आधे दिन में पूरा करता है। एक हिस्सा कितने दिन में पूरा करता है? आधे दिन में। तो पूरा एक दिन में कितना काम करेगा? ऐसे समझें, एक काम वो आधे दिन में कर रहा है, आधा दिन। तो पूरा एक दिन तो इसका ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी एक दिन में वो 2 काम कर रहा होगा। एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। क्या आप बात समझ पाएँ? तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। तो यदि मैं ये कहूँ कि 48 पूरे काम को करने में कितने दिन लगे होंगे, कितने दिन लगे होंगे, तो क्या आप इस बात को समझ पाए होंगे कि एक दिन में 2, तो 48 में 2 का भाग करें कितने दिन लग जाएगा? 24 दिन। ये बात यदि आपसे क्लियर हो गई होगी तो आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 24 डेज और 5 व्यक्ति मिलकर एक काम कंप्लीट करते हैं। गैस इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ से पूरा 24 दिन में कोई एक काम 5 व्यक्ति मिलकर करते हैं। ये काम हो गया, क्योंकि डेज इनटू मैन इक्वल्स टू वर्क होता है। अब कहता है इसी काम को कार्य का 1/40वां, यानी इस पूरे काम का 1/40वां भाग 6 व्यक्तियों द्वारा कितने दिन में पूरा होगा? तो इसको गाइस निकाल लेंगे तो 5 से ये 8 हो जाएगा, 8 से ये 3 हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि 3 यूनिट वर्क वो 6 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कितने दिन में गाइस? 1/2। 1/2। तो गाइस आपका आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2 इज डेज। योर विल बी आंसर। यानी आंसर आपका कितना आ गया? 1/2। आइए फिर से एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। कहता 5 व्यक्ति एक काम का 1/48वां हिस्सा आधे दिन में करता है। यानी आधे दिन में यदि मैं ये कहूँ कि टोटल वर्क रहा होगा तो इसका एक हिस्सा आधा दिन, तो एक दिन में कितना? 2 काम। आधे दिन में 1, तो पूरा कितना? 2 काम वो पूरा एक दिन में। तो 48 काम कितने दिन में? 24 दिन में। मैंने ये मान लिया कि 5 आदमी मिलके 24 दिन में इतना काम करते हैं, और इसी काम का 1/40वां हिस्सा 6 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस काम का 1/40वां हिस्सा निकाल दिए। योर आंसर गाइस। आई होप क्लियर हो गया होगा। ना समझ में आया गाइस, आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। फिर एक नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछा है गाइस, और एसएससी को ही फॉलो करता है रेलवे भी, उसके पैटर्न को भी। तो आइए एक क्वेश्चन देते हैं। एक आदमी, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी 3 बराबर दूरियां क्रमशः 1 किलोमीटर प्रति आवर, 2 किलोमीटर प्रति आवर, C किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, गति से चलता है। कहता है तब यह चलता है संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल है। संपूर्ण क्या कहते हैं गाइस? संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत गति है। आइए
स्टार्ट करते हैं। गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले एक बार आप ज़रूर अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि क्या इसका कंसेप्ट आपको पता है या नहीं। इसके बाद गाइस आप लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है एक आदमी 3 बराबर दूरियां। क्या मुझे कोई दूरी पता है? सपोज दैट मान लेते हैं दूरी x थी। क्या गाइस मान लेते हैं x थी, या कि जो भी आप x यदि मान लेते हैं तो पहली दूरी वो 3 बराबर दूरियां हैं गाइस। कितने दूरियां? 3। यानी एक को 3 हिस्से में बांटिएगा। एक को कितने, या ऐसा मान लेते एक दूरी थी तो 1/3 1/3 1/3, यानी 3 हिस्सा था तो 1 1 1 1 कंप्लीट। यानी इस टोटल दूरी हम कितनी मान लेते हैं? 3 यूनिट गाइस। तो 3 बराबर दूरियों को, तो मान ली ये एक दूरी हो गई, इसका एक ये दूरी, एक ये, 3 बराबर दूरी हो गई। कहता है इसको A किलोमीटर, B किलोमीटर, C किलोमीटर की गति से चलता है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। गाइज इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, आप ऐसे समझेंगे। मैं मान के चला हूँ कि 3 यूनिट डिस्टेंस थी, टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 3 यूनिट। तो पहले डिस्टेंस एक को वो 1 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसको t टाइम लगता है। साथ ही वो दूसरे 1 किलोमीटर को जब चलता है b की स्पीड से तो t2 टाइम लगता है। एंड फिर से वही 1 किलोमीटर को वो c की स्पीड से चलता है तो उसको t3 टाइम लगता है। गाइज हमारे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, और हमसे पूछा भी है स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू होता क्या है गाइज? सभी को पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो भी कैसा डिस्टेंस गाइज? टोटल डिस्टेंस। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है गाइज? 3 है। और अपॉन टोटल टाइम, गाइज टोटल टाइम भी यहाँ लिखना है। टोटल टाइम क्या है? ये सभी का सम है, यानी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा? 3 अपॉन ये पूरा क्या बन जाएगा गाइज? BC प्लस AC प्लस AB अपॉन ABC। या मैं इसी को आगे कर दूँ तो 3 इंटू ABC अपॉन, इसको गाइज ऐसे लिखा जा सकता है AB प्लस BC और प्लस C। तो योर आंसर इज 3 इंटू ABC अपॉन AB प्लस BC प्लस CA। ये आपका गाइज क्या हो गया? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड गाइज। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस हमें डिस्टेंस नहीं पता था तो हमने मान लिया कि 3 बराबर दूरी है, मैंने 3 ही यूनिट मान लिया गाइज। मान लिया कि 3 यूनिट उसकी टोटल डिस्टेंस थी। इसका एक एक हिस्सा वो क्रमशः इस किलोमीटर के स्पीड से चलता है, तो ये इतना उसको टाइम लगा, ये उसका एवरेज स्पीड आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जब भी आप ऐसे सवाल लगाएंगे आपको देखने को मिलेंगे, ये 100% श्योर है, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ गाइस ये सारे ही प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और ये आपसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गतिमान है। आगे कहता है कि तब यह एक टेलीग्राफ के खंभे को
एक टेलीग्राफ के खंभे को टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी, गैस मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ आपको इस बार। 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड है आपका 9 सेकेंड, थर्ड है 10 सेकेंड एंड फोर्थ है 12 सेकेंड। ये आपके ऑप्शन है गाइस। आई होप कि इस सवाल को आप लगा लेंगे। यदि आपसे नहीं आता है तो इसके कंसेप्ट पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आइए याद रखें गाइस कि जब भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एक तो पहली बात आपको याद रखना है फर्स्ट कि ट्रेन जो होगी यानी रेल या ट्रेन ही लिख देता हूँ, ट्रेन हमेशा इसकी जो लेंथ होगी गाइस, लेंथ वो हमेशा मीटर में होगी। हमेशा और हमेशा याद रखें गाइस कि ट्रेन जब भी कभी गिवन होगा वो आपकी किलोमीटर में गिवन नहीं होगा, हमेशा किस में लेंथ उसकी होगी, मीटर में होगी। आगे दूसरी बात याद रखें गाइस, जैसे पोल है, पोल यानी खंभा, या मैं कहूँ मैन यानी आदमी। गाइस एक बात यहाँ ध्यान रखें कि मैं लिख दिया आदमी का मतलब आप सिर्फ आदमी को ही नहीं समझ लेंगे, इसमें वो सभी इंक्लूड होंगे, मेल फीमेल एंड चाइल्ड। क्लियर गाइस? यानी इसको बस ये नहीं समझ के आप रुक जाएंगे कि सर ने बोला मैन तो सिर्फ मैन, ऐसा नहीं है। मैन का मतलब इसमें आप ऐसा समझ लें, मैन लिख देता हूँ मैं यहाँ पास, मैन कहेंगे तो एक व्यक्ति आ जाएगा, मैन एंड वुमेन, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, चाइल्ड। ये जितने भी गाइस होंगे, पोल खंभा का मतलब खंभा बस नहीं, खंभा की तरह जितने भी आपके आगे पेड़ पौधों से रिलेटेड आपके पेड़ आ जाए, कोई खंभा आ जाए, व्यक्ति आ जाए, बच्चा आ जाए। क्लियर गाइस? यानी जब भी ये आए तो इनकी जो लेंथ होती है इसके रिलेटिव, इसके सापेक्ष जीरो मानी जाती है। इसके सापेक्ष क्या मानी जाती है गाइस? इनकी जीरो मानी जाती है। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। यानी जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी खंभे को जब क्रॉस करेगी तो वो जो दूरी ट्रेवल करती है वो खुद की लंबाई के बराबर ट्रेवल करती है। इनकी दूरियां, इनकी लंबाइयां जीरो मानी जाती है। साथ ही सेकंड बात ये और समझिए गाइस कि पुल हो, पुल या दूसरी ट्रेन हो, क्लियर गाइस? जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती हो तो इन दोनों की लेंथों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब इनकी हम क्या मानते हैं, लंबाई मानते हैं, डिस्टेंस मानते हैं। वही हमारा डिस्टेंस होता है गाइस। जब पुल को क्रॉस करते हैं तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई तो टोटल डिस्टेंस माना जाएगा। दूसरी ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो गाइस ये चाहे ऐसे क्रॉस करे, यानी ऐसा समझे एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ गाइस दोनों को सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा। यानी याद रखें जब भी डिस्टेंस की बात आए तो यहाँ से ट्रेन की डिस्टेंस तभी सेल्फ लिया जाएगा जब इनको क्रॉस करेगी, या दूसरे या पुल को क्रॉस कर रही है तो दोनों के लेंथों को सम करेंगे तभी वो हमारे टोटल डिस्टेंस आएगा। ट्रेन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, तो इसलिए मैं बता दिया कि इस चीज़ को आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनको याद रखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात सभी को पता होगा कि जब भी मीटर में कोई डिस्टेंस होगी तो टाइम सेकंड लिया जाएगा, और किलोमीटर में जब भी डिस्टेंस होगी तो टाइम आवर्स में लिया जाएगा। इस बात को याद रखें गाइस।
यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर है तो सेकंड होना चाहिए और किलोमीटर है तो आवर्स में होना चाहिए, नहीं है तो चेंज करेंगे। यानी किलोमीटर को है तो 18/5 से, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। कोई भी डिस्टेंस, जैसे मान के चलिए आपको दे रखा क्या, ये दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति आवर्स, लेकिन ये हमें किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है इसमें गाइस, कुछ नहीं करना है, 5/18 गुणा कर देना है और ये आपका कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। और यदि 20 मीटर पर सेकंड दिया किलोमीटर में आपको चाहिए तो फिर से आपको 18/5 का गुणा कर देना है गाइस, तो ये हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर। इतनी बात यदि आपसे आ रही है और ये बात आप समझ पा रहे हैं तो देन ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गतिमान है, तब यह एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। गैस जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी खंभा होगा तो वो सेल्फ की डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है वो कितना है गैस, 135 मीटर। कितना है, 135 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब वो कहता है ये डिस्टेंस है, स्पीड भी दे रखा गैस, स्पीड कितना दे रखा आपको, 54 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड और टाइम मुझसे पूछ रखा है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, सभी को पता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है गाइस, 135 है और स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने बताया किलोमीटर प्रति आवर में और ये मीटर में, तो मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, यानी अपनी स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाना होगा। तो मैंने क्या कहा, 5/18 से गुणा कर देना गाइस, 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15, यानी आपका इतना आ गया। और इससे इसका भाग कर देंगे गाइस, 9 सेकंड योर विल बी आंसर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी 135 डिस्टेंस दे रखा था, 54 किलोमीटर हमें स्पीड दे रखा था, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, तो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इतने मीटर को दूरी कवर करने में कितना समय लगा, उसे 9 सेकंड का टाइम लगा। आई होप कि क्लियर हो गया ये भी आपका क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस तरह से जब भी सवाल आएंगे गैस तो याद रखेंगे कि डिस्टेंस हमेशा ट्रेन की ही ली जाती है, जब भी वो पोल, मैन, चाइल्ड, व्हाटएवर ऐसे रिलेटेड जो व्यक्तियों को क्रॉस करती है वो। आइए एक अगला सवाल है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस सवाल को आप देखें। कहते हैं कि किसी नदी की धारा का वेग, किसी नदी के धारा का वेग, किसी नदी के धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति आवर है। 1 किलोमीटर प्रति आवर है, 1 किलोमीटर प्रति आवर है। इस नदी में कोई नाव, इस नदी में कोई नाव, इस नदी में कोई नाव 35 किलोमीटर जाकर 35 किलोमीटर जाकर वापस 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में, प्रारंभिक बिंदु तक आने में 12 घंटे का समय लेती है। 12 घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है। आगे कहता है क्वेश्चन कि नाव की शांत जल में चाल क्या होगी। नाव की शांत जल में
नाव की शांत जल में चाल क्या होगी, जल में चाल क्या होगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होता होगा गाइज। और ऑप्शन नंबर ए है कि 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑप्शन नंबर सी है 8.5 किलोमीटर। एंड ऑप्शन नंबर डी है गाइस 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। गाइस तो ये जल और नाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है धारा का वेग क्या है। इसमें एक कंसेप्ट सिखाता हूँ गाइस, और आपने पढ़ रखा होगा, ना पढ़ा होगा तो देख लेंगे कि जब भी कोई नाव, दो कंसेप्ट हैं, धारा की दिशा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, किसकी चाल भैया, नाव की। और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये दोनों ही बात आप सीख लीजिए। सपोज दैट धारा की चाल क्या है, मान लेते हैं धारा की चाल यदि x किलोमीटर है और नाव की चाल y किलोमीटर है, तो गाइस मैं कह सकता हूँ कि धारा की दिशा में, यानी इस दिशा में पानी बह रहा है और इसी दिशा में नाव भी चल रही है। तो जैसा मैंने बताया गाइस कि जब एक ही दिशा में चलेंगे कि दोनों नाव तेज़ी से जाएगी। क्यों जाएगी, एक तो पानी चल रहा है, दूसरा नाव की भी स्पीड है, तो x + y किलोमीटर हो जाता है। यदि धारा की दिशा में कोई नाव चल रही है तो वो इस स्पीड से चलेगी गाइस, सॉरी, x + y किलोमीटर प्रति आवर। यदि मैं ये कहूँ धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो गैस याद रखना x - y किलोमीटर प्रति आवर, ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। क्यों गए, क्योंकि पानी इधर से जा रहा है और नाव इधर से आ रही है, तो दोनों के बीच क्या होगा गैस, स्पीड में टकराव होगा, गतिरोध उत्पन्न होगा। यानी पानी जो है जितनी भी इसकी स्पीड होगी, नाव की उतनी स्पीड को कम करेगी, ताकि उस स्पीड से वो आगे न बढ़ पाए। तो गाइज जब हम वापस आते हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो जितनी भी नाव की चाल होगी, अच्छा बशर्ते यहाँ याद रखना गाइज y इज़ ग्रेटर देन x या x इज़ ग्रेटर देन y, तभी ये पॉसिबल होगा। यानी इस बात को आप समझिए, ये तभी माइनस होगा, प्लस तो दोनों कंडीशन में हो जाएगा, माइनस तभी होगा जब या तो y बड़ा होगा x से, तब y से ही x माइनस हो जाएगा, यदि x बड़ा होगा y से तो x - y होगा। यानी इस बात को क्लियर कर लेंगे, या कि यहाँ थोड़ा सा आप ऐसा कर लेंगे, इस थोड़ा क्लियर हो जाए, धारा की चाल आप बाएं मान लें और इसकी चाल x मान लें। आई होप कि अब आपका बिल्कुल क्लियर होगा। यानी नाव की चाल x किलोमीटर और y की चाल और धारा की चाल y किलोमीटर। आई होप कि यदि ये क्लियर होगा तो अब आपका सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी नदी की धारा का वेग 1 किलोमीटर है, धारा का वेग हमें दे रखा है 1 किलोमीटर है, इस नदी में कोई नाव 35 किलोमीटर जाकर, हमें डिस्टेंस पता है 35 किलोमीटर गई, प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे, यानी 35 गई 35 वापस आई, टोटल वो कितना ट्रैवल कर ली, 70 घंटे। 70 घंटे उसने ट्रैवल कर ली। गाइस इसको मैं रेस करता हूँ, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब वो 70 घंटे, वो सॉरी टोटल 70 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया। आई होप क्लियर होगा। इस 70 किलोमीटर को उसको ट्रैवल करने में टोटल कितने घंटे लगे हैं, 12 घंटे, यानी टाइम कितना है गाइस, 12। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड शांत जल में नाव की चाल, तो गाइस एक तो याद रखें, तो एक ये हो गया गाइस आपका, यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा कि ये 12 घंटे कैसे लगे। एक तो 35 किलोमीटर वो
x+1 की स्पीड से गया और फिर 35 किलोमीटर वो x-1 की स्पीड से गया, तो इसे टोटल 12 घंटे लगे। गाइज आप आई होप कि क्लियर हो गया होगा। यानी इतने किलोमीटर को इस स्पीड से गया धारा की दिशा में, इस स्पीड से इतने किलोमीटर को इस स्पीड से धारा के विपरीत दिशा में आया, और दोनों को जोड़ने पर, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, तो दोनों का टोटल टाइम कितना है 12 घंटे। गाइज एक क्वेश्चन ये बड़ा आसान हो जाता है जब भी ऐसे सवाल आए, तो अब इसको सॉल्व नहीं करना गाइज। अब आप जैसा मैंने कई बार आपको बताया कि ऑप्शन उठाइए और इसमें पुट करिए वैल्यू। कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि इसमें x के जगह पुट करने पर ये मेरा 12 आ जाए, इक्वल में 12 आ जाए। यदि मैं गाइज 7 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या 8 इसको डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आइए इसमें सबसे पहले मैं 6 को चेक कर लेता हूँ गाइज, मुझे कुछ ऑप्शन उससे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप कि सही भी हो जाए। ये 6 + 7 और ये 6 + 7, 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा गाइज। साथ में यहाँ 6 और यहाँ 1, तो वो 6 में 1 5, अब 5 से इसको करेंगे तो 7 और 7 5 12। एग्जैक्टली मेरा ये करेक्ट आंसर है। योर आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा गाइस कि कैसे हल करना है। देखिए इस सवालों को हल करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने क्या बताया कि गो टू ऑप्शन, गो टू थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के जरिए आप यदि जाते हैं तो आपका सवाल आसान हो जाएगा और आपके आंसर भी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन इस सवाल को और किसी भी मेथड से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसान से और जल्दी। तो हमें चूँकि एग्ज़ाम का सवाल है तो एग्ज़ाम की तरह सोचना है गाइस, और ऐसे अप्रोच को अपनाना है ताकि मेरा कम टाइम में एग्जैक्टली आंसर करेक्ट रहे और जल्दी से भी आ जाए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है और बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन था गाइस, और ये सवाल भी आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखेंगे जब भी सवाल आप हल करें तो इन क्वेश्चनों को इस तरह की और अपने से प्रैक्टिस। गाइस एक क्वेश्चन है, एक आदमी से जब पूछा जाता है कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं व भैंसें हैं, तो वह बताता है कि मेरे पास कुल 120 जानवर हैं जिसकी कुल आँखें 180 हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितनी मुर्गियाँ थी। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक आसान सा ट्रिक है। इस ट्रिक को समझिए कि टोटल उसके पास कितने थे, 120 जानवर थे। गाइस याद रखें जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस अप्रोच को अपनाएंगे तो विद इन सेकंड लगेगा। गाइस उसके पास टोटल कितने जानवर थे गाइस, 120 थे। कुछ 4 पैर वाले थे और कुछ 2 पैर वाले थे। 2 पैर वाले मुर्गियां हैं गाइस, मुर्गियां तो सबने ही देखी होगी और भैंसें भी। यदि ना देखे हों गैस तो आस पड़ोस जाकर देख सकते हैं कि मुर्गियों के कितने पैर होते हैं और भैंसों के कितने पैर होते हैं। यदि आपने देख रखा है तो आई होप कि ये बात आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि मुर्गियों के 2 पैर और भैंस के 4 पैर, लेकिन टोटल 120 जानवर हैं। तो गाइज मैं ऐसे कह दूं कि भैंस के भी 2 ही पैर थे, बस 2 एक्स्ट्रा पैर हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं ये कह दूं कि भैंस के भी 2 ही पैर हैं और मुर्गियों के भी 2 पैर हैं। यदि 2 पैर, मैं यही मान के चलूँ कि 2 पैर भैंस के 2 पैर मुर्गी के, तो कुल कितने 2 पैर वाले हो जाएंगे, यानी 120 तो कुल जानवर है और 2 का भाग कर देंगे 60। यानी गाइज आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि 60 इसके ऐसे जानवर हैं जो 2 पैर वाले हैं। लेकिन अभी जो रिमेन यानी 60 बचा हुआ है वो क्या बचा है गाइज, वो 2 पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से बचा हुआ है। क्या बचा है, 2 पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से। तो याद रखें, क्या याद रखना है आपको कि 2 पैर एक्स्ट्रा यदि और एक को लाना है तो 2 पैर होगा। तो टोटल अभी कितने जानवर हैं, 60 हैं, तो 2 पैर वाले एक्स्ट्रा हैं। या ऐसा समझेंगे इस, या इसको एक तरीके से और आँखों के से लगाया जा सकता है, लेकिन यहीं से आप देख लें कि 2 एक्स्ट्रा हैं और 2 60 की वजह से हैं। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे गाइस तो कितने आ जाएंगे, 30। कितना आ जाएगा गाइस, 30। तो 30 जो है ऑप्शन मैंने आपको दे नहीं रखा है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट लिखे दे रहा हूँ आपको, क्या ऑप्शन 10, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 30 एंड ऑप्शन नंबर 4 40। गैस तो याद रखें कि टोटल उसके पास 120 जानवर थे, जिसमें से एक 4 पैर वाले थे, कुछ 2 पैर वाले थे। मैं मान के चलता हूँ कि 2 पैर वाले थे सभी के सभी। तो टोटल जब सभी के सभी 120 हो जाएंगे और 2 पैर वाले तो 60 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएगा गैस? 60। मैंने ये कह सकता हूँ कि 60 ऐसे जानवर है जो 2 पैर वाले हैं। लेकिन यहाँ से मुझे डाटा क्लियर नहीं हो पाया गैस कि ये कितनी मुर्गियाँ कितने हो। अब यहाँ से मुझे ये जो 60 बचा हुआ है, 60 दूनी 120 हो गया, 60 बचा है, 60 ये 2 एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है। तो ये 2 जो है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा इस 30, यानी 30 जानवर ये कौन है? ये आपके मुर्गी हैं गाइस। कौन है? मुर्गी है। क्योंकि टोटल 4 पैर वाले और 60 कौन हो जाएंगे? 4 पैर वाले गाइस। और टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? तो ये आपका हो जाएगा 120। आई होप क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा था गाइस? क्वेश्चन पूछा था कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं। तो उसके पास टोटल 30 मुर्गियां हैं। उसके पास टोटल 30 मुर्गियां हैं। यदि आपके ना समझ आया हो गैस तो इसको रिपीट करके आप फिर से देख सकते हैं, या मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि 120 जानवर थे, 120 जानवर थे, जिसमें से कुछ 4 पैर वाले थे, कुछ 2 पैर वाले थे, कुछ 4 पैर वाले थे, कुछ 2 पैर वाले थे। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि दोनों के 2 पैर थे, दोनों के 2 पैर थे। 2 पैर मिला के एक जानवर, 2 पैर मिला के एक जानवर, फिर 2 पैर मिला के एक जानवर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी ये 2 पैर, ये 2 पैर मिला के एक ही जानवर हो। टोटल जानवरों की संख्या कितनी? 120। यदि 2 पैर वालों की मैं संख्या निकालूं तो 2 का भाग कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 60 जानवर। ये 60 जानवर 2 पैर वाले हैं। लेकिन यहाँ से हमें डाटा क्लियर नहीं हुआ कि आखिर कितनी भैंसें कितने मुर्गियाँ, कितनी भैंसें कितनी मुर्गियाँ। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि अभी 60 बचा हुआ है, अभी 60 और भी बचा हुआ है। ये अभी 60 बचा हुआ है और किसकी वजह से बचा? ये एक्स्ट्रा पैर की वजह से बचा हुआ है। तो 2 एक्स्ट्रा पैर वालों को यदि फिर से लाएँ तो कितना हो जाएगा? इस 30। ये 30 आपका जो आया है ये मुर्गी है गाइस। ये कौन है? मुर्गियों की संख्या है। 30 इज करेक्ट आंसर, मुर्गी। अब ये मन में डाउट आ रहा होगा कि आपने भैंसों की तरफ से डिवाइड किया और मुर्गियों की संख्या कैसे निकाल दिया। आई होप कि ये आपके डाउट मन में आ रहा होगा। तो गाइज ऐसा ध्यान रखिए कि 2 पैर वाले मुर्गी हैं और 4 पैर वाले भैंस हैं। तो ये 2 ही पैर मैंने निकाला था ओवरऑल। तो इसमें 30 और 30 और ऐड कर देंगे, 60 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी भैंसों की संख्या आपकी अधिक हो जाएगी। तो टोटल 120 में आप क्या करेंगे गैस? 120 में से 30 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 90। और 90 जो है तो भैंसों की संख्या है। क्या ये बात आप समझ पाए? अब देखिए गैस, 60 2 पैर वाले थे, 2 पैर में ये भी था, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है गैस। तो 60 तो 2 पैर में से ये भी इंक्लूड है, यस या नो? और 30 2 पैर का और ऐड कर देंगे आप, तो 60 + 30, तो ये +30 इसमें और ऐड कर देंगे तो टोटल भैंसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90। और ये कितना हो जाएगा? 30। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17, 15 और 8 है। 17:15:8
8 है, 8 है। कहता है कि यदि इस त्रिभुज का परिमाप, यदि इस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर है, 40 मीटर है, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। गैस दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है। एक तो ये कि अभी इसको आप देखें तो बड़ा आसान हो जाता है ये चीज़ हमें देखने के बाद। कैसे? इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये ट्रिपलेट दिखता है, और जैसे मैंने बताया कि ट्रिपलेट बहुत गजब का रोल प्ले करता है हर जगह। तो ये ट्रिपलेट है गैस। कहता है कि परिमाप का मतलब समस्त भुजाओं का योग, इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा गैस, 8 5 13, 13 3 20, 0 और 2 2 और 2 4, यानी 40। गैस एक चीज़ याद रखिए, एक यूनिट की वैल्यू है, यानी भुजाएं भी 17, 15 और 8 ही आ जाएंगे, जिसमें से ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने बड़ा आसान, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 15 दूना 30। ये आपका एरिया हो जाएगा स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर। आई होप कि क्लियर हो गया गाइस। तो ये थे आज के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन गाइस। टाइम कम होने की वजह से और मैं आज और अधिक प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूँ। अभी भी कुछ हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, मैं कल और आपके जो आप क्वेश्चन सेंड करेंगे उन क्वेश्चनों को साथ में शाम को आज लेकर आऊँगा मैं प्रैक्टिस सेट, फिर से दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।